नमस्कार छात्रों। आज हम स्पीच रिकॉग्निशन कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में। कल हमने एक जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर देखा था स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम का। किन किन सब फील्ड्स के साथ स्पीच रिकॉग्निशन किया जाता है वह देखा था। वॉइस रिकॉग्निशन के बारे में समझा था। अब जो मॉडर्न डेज़ में स्पीच रिकॉग्निशन हो रहा है, स्पीच रिकॉग्निशन टेक्निक हो रही है, वह दो प्रकार से हो रही है। पहला स्पीच टू टेक्स्ट और दूसरा उसी के विपरीत डायरेक्ट टेक्स्ट से स्पीच। मतलब एक तरफ हम पहले वाले में हम स्पीच जो बोल रहे हैं वह टेक्स्ट में कन्वर्ट हो रहा है और दूसरी तरफ जो हम बोल रहे हैं जो टेक्स्ट में है उसे स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो मॉड्यूल स्पीच टू टेक्स्ट में ऊपर से नीचे आ रहेगा, टेक्स्ट टू स्पीच में वही नीचे से ऊपर चला जाएगा। जैसा पहले मैंने आपको एक क्लास में दिखाया था एक डायग्राम के थ्रू, उसी तरीके से हमें अगर वहाँ से शुरू करना है स्पीच टू टेक्स्ट तो ऊपर से नीचे और टेक्स्ट टू स्पीच तो नीचे से ऊपर। ये डायग्राम फिनटेक एक्सपर्ट सोर्स है इस डायग्राम का। तो और बाकी जैसा कि हमने एक बात और देखी कि किसी भी एनएलपी में लेक्सिकल लेवल से लेके डिस्कोर्स लेवल तक हम प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रैग्मेटिक की भी कर सकते हैं पर वो बहुत हार्ड है, इसलिए अभी फ़िलहाल हम डिस्कोर्स, और फ़िलहाल तो हम केवल सिंटैक्टिक और सिमेंटिक लेवल तक भी आ जाएं तो ही काफ़ी रहता है। तो यहाँ पे अगर टेक्स्ट की बात हो रही है तो लेक्सिकल लेवल से आ रहे हैं और स्पीच की बात हो रही है तो साउंड या मॉर्फोलॉजिकल लेवल से आ रहे हैं। तो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, इस तरीके से हम प्रोग्रामिंग इसमें करेंगे। मॉड्यूल्स इस तरीके से हम बनाएंगे। तो अब थोड़ा वापस इसके टेक्निकल एस्पेक्ट पर आएंगे। तो ये दो चीज़ें हुई। फिर एक चीज़ और है जो हमने अपने सिलेबस में अलग से लिखी है, वो हमने लिखी है स्पीच सेगमेंटेशन। स्पीच सेगमेंटेशन में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जो भी स्पीच है, जैसे मैं अभी तुम्हें बोल रहा हूँ, एक लंबा आधे घंटे का लेक्चर दे रहा हूँ, तो तुम इस मेरी पूरी स्पीच को अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करोगे। अलग अलग वर्ड पर भी तुम इसका सेगमेंटेशन कर सकते हो, फोनिम्स आधारित भी सेगमेंटेशन कर सकते हो, एक सेंटेंस आधारित सेगमेंटेशन कर सकते हो। ये हमारी प्रोग्रामिंग पर डिपेंड रहेगा कि जो स्पीच हमारे पास एज अ इनपुट आ रही है उसका सेगमेंटेशन हम किस प्रकार से करें। तो सबसे पहला पार्ट सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें स्पीच का सेगमेंटेशन करवाना पड़ेगा, यानी जो बहुत बड़े पार्ट में स्पीच है उसे छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। अब वो छोटे भाग कोई भी हो सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको, वो वर्ड आधारित हो सकते हैं, फोनिम्स आधारित हो सकते हैं, सेंटेंस आधारित हो सकते हैं। तो यह दो तरीके हमने देखे कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आके स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच प्रोग्रामिंग हम करेंगे स्पीच रिकॉग्निशन। अब हम अलग अलग टेक्निक्स स्पीच रिकॉग्निशन में फ़िलहाल मॉडर्न प्रोस्पेक्टिव में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कौन कौन सी हो रही हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। तो स्पीच रिकॉग्निशन टेक्निक्स को फ़िलहाल मॉडर्न प्रोस्पेक्टिव में 4 तरीके से किया जा रहा है।
एक एक करके इन सारे तरीकों को हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला तरीका मैंने लिखा कैटलॉगिंग, और उसका उदाहरण एग्जाम्पल हुआ उसका डेटाबेस टेक्निक। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि सिंपल शब्दों का एक कैटलॉग बना देता हूँ। और हम लोग जब पहला मॉड्यूल बनाएंगे, सबसे पहले स्पीच रिकॉग्निशन कराने की कोशिश करेंगे, तो हम भी यही करेंगे। डेटाबेस बनाकर भी कर सकते हैं, हमने रो और कॉलम ले लिया यहाँ पे। और जैसा हमने एआई में स्क्रिप्टिंग में देखा था कि रोज़मर्रा में काम आने वाले शब्दों को मैंने यहाँ लिखा, जैसे राम, और उसी कैटलॉगिंग में राम को कैसे बोला जाता है, यहाँ उसकी ऑडियो फाइल, उसी के कैटलॉग में मैंने उससे लिंक करा दी। ये तरीका आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं लिंकिंग का। आपको जो प्रोग्रामिंग में सूटेबल लगे उस शब्द से, उस पर्टिकुलर शब्द से उसको करा सकते हैं। या एक कैरेक्टर भी किस तरीके से बोला जाता है, उसकी एक साउंड फाइल आपने यहाँ जनरेट करा के चिपका के उसको रख दी, का खा गा से लेके सारी A to Z, A से लेके Z तक। अब जब यूज़र बोल रहा है, अब इसमें ज़्यादातर वॉइस रिकॉग्निशन का काम होता है ये, क्योंकि वॉइस सेम होनी चाहिए, वरना ये उस तरीके से रीड करना इसको मुश्किल हो जाएगा। तो ये टेक्स्ट टू स्पीच तो बड़ी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट तो राम कोई भी लिखेगा तो ऐसे ही लिखेगा, कोई लिखेगा तो ऐसे ही लिखेगा, का कोई लिखेगा तो ऐसे ही लिखेगा। तो टेक्स्ट टू स्पीच में ये सिस्टम बहुत बढ़िया से काम करेगा और बहुत सिंपल हो गया बनाना हमारे लिए। पर जब फोनिम्स की बात, अब जैसे मैंने अ लिखा, आ लिखा, म लिखा, तो वो पॉज ले लेके मेरा पूरा सेंटेंस पढ़ता है। जैसे रेलवे ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम में कभी आप फ़ोन करते हो और जब अपना नंबर एंटर करते हो तो वो पॉज ले लेके, जो भी लेडी या आदमी होते हैं जो साउंड वहाँ पे इस कैटलॉगिंग टेक्निक या डेटाबेस टेक्निक में दिए गए होते हैं, तो बताता है 0, 1, 8, ऐसे पॉज ले लेके बताता है, क्योंकि उसको फोनिम्स की ट्रेनिंग नहीं दी गई है। वो ट्रेन नहीं है आपका पूरा भाषा को पढ़ने के लिए, इसलिए वह कैरेक्टर बाय कैरेक्टर उसको पढ़ता है और आंसर निकाल कर दे देता है। अब इसी सिस्टम को हम उल्टा भी चला सकते हैं। मैंने राम कहा तो हम साउंड फाइल वो सर्च करा सकते हैं कि यह साउंड फाइल कौन सी साउंड फाइल से मैच हो रही है। ज़्यादातर ये काम सिस्टम ऑटोमेटिकली करेगा और उनके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। हम उन सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन करवाना साउंड फाइल का फ़िलहाल इस इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे लिए संभव नहीं है। तो हम सॉफ्टवेयर्स की मदद लेते हैं जो ऑटोमेटिकली मेरी साउंड फाइल, जो भी स्पीच आई, उसको मेरे दिए गए कैटलॉग में से या डेटाबेस में से मैच कराने की कोशिश करती है और मैच करा के उसका रिस्पेक्टिव टेक्स्ट प्रिंट कर देगी, चाहे वो एक अक्षर हो चाहे वो एक शब्द हो। ज़्यादातर इसमें शब्द और अक्षर ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इसमें किस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी ये आप भली भांति समझ सकते हैं। पर शुरुआत करने के लिए अपना एक छोटा सा प्रोजेक्ट स्पीच टू टेक्स्ट का बनाने के लिए हम इस तरह की एक कैटलॉगिंग बोल लो, उसको डेटाबेस बोल लो, ग्लॉसरी बोल लो, एक छोटा सा तैयार कर सकते हैं, ताकि जिससे हमें हल्का सा नॉलेज हो जाए कि किस तरीके से हम स्पीच रिकॉग्निशन करवा रहे हैं। दूसरा, तो ये मुझे लगता है ये मॉड्यूल आपको समझ में आया होगा। सिंपल साउंड फाइल्स एक यूज़र या अलग अलग यूज़र से जितने ज़्यादा शब्द और वर्ड्स आप वो कैरेक्टर्स आप बुलवा सकते हैं बुलवाइए। अलग अलग यूज़र से बुलवाएंगे, मशीन अच्छे से ट्रेन होगी।
जैसे हमने हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन में देखा था कि एक ही जने से राम बुलवाने से अच्छा है अगर मैंने 100 लोगों से राम बुलवा दिया, तो उसकी मशीन की ट्रेनिंग, डेटा ट्रेनिंग बेहतर तरीके से होगी और मेरा आउटपुट ज़्यादा एफिशिएंट होगा। क्योंकि मैंने डेटा को ट्रेन कर दिया, डेटा की ट्रेनिंग कर दी अलग अलग यूज़र द्वारा बोले गए तरीक़ों से, एक ही शब्द को अलग अलग यूज़र द्वारा बुलवा के। तो ये एक बहुत ही सिंपल तरीका हो गया, बहुत कन्वेंशनल तरीका हो गया, और इसे हम छोटे मोटे मॉडल्स में, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में बना सकते हैं, पर ये कोई रिसर्च बेस्ड मॉडल नहीं माना जाता है। दूसरा, साउंड मॉडल या साउंड टेक्निक, या इसको एकॉस्टिक मॉडल भी कह सकते हो और फोनेटिक मॉडल भी कह सकते हो। ये फोनिम्स पर आधारित है। फोनिम्स क्या होते हैं, हल्का सा अब हम वो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये है क, ये हो गया का, का, ये होता है फोनिम। बोलने का तरीका, जो साउंड मैं निकाल रहा हूँ अपने मुंह से, वो अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए किस तरीके से निकलेगा, मात्राओं के साथ मिलेगा तो किस तरीके से निकलेगा, उसे कहते हैं फोनिम्स। ये बेसिकली इसमें एनालॉग और डिजिटल कन्वर्जन का बहुत ज़्यादा काम होगा, पूरा काम साउंड पर होगा, इसलिए हमें हार्डवेयर्स की बहुत ज़रूरत होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी, इसलिए इसको भी हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसे भी हम क्वेश्चन मार्क में डाल देते हैं, हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। हम इस्तेमाल वो दो चीज़ें करते हैं, वो दो मॉड्यूल्स ज़्यादा करते हैं जो हमने एआई में पढ़े, पैटर्न रिकॉग्निशन और एआई तकनीक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जब अप्लाइड एरिया में तुम्हें बता रहा था, तब मैंने तुम्हें पैटर्न रिकॉग्निशन टेक्निक बताई थी। कैटलॉगिंग टेक्निक और पैटर्न रिकॉग्निशन टेक्निक में एक डिफरेंस बहुत बड़ा ये है कि पैटर्न मैचिंग में मैंने कैटलॉगिंग में मैंने डायरेक्ट मैच कराया है। जैसे तो कैसे बोला जाता है, उसकी साउंड फाइल उसी के साथ लिंक है ऑलरेडी, सिस्टम को ढूंढनी नहीं है। कैसे बोला जाता है, उसकी साउंड फाइल सिस्टम के साथ अटैच्ड है। ये लिंकिंग का कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, तो नॉर्मल डेटाबेस में लिंक कर सकते हो, अलग अलग टूल्स हैं इसके, उसमें लिंक कर सकते हो, अलग अलग लैंग्वेज में प्रोग्राम बना के इनको डायरेक्टली उस साउंड फाइल को उस पर्टिकुलर कैरेक्टर या वर्ड से लिंक कराया जा सकता है, अलग अलग छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना के, वो कैटलॉगिंग में हो जाता है। पैटर्न मैचिंग में जैसे कि हम बोल रहे हैं ह्यूरिस्टिक मॉडल, जो हमने सर्च एल्गोरिथम्स पढ़ी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, सर्चिंग एल्गोरिथम्स जो हमने पढ़ी थी, वो किस तरह की से थी, वो थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। उसमें हमें पता नहीं होगा कि इस न्यूरल नेटवर्क के अंदर या इस HMM मॉडल के अंदर, इस बेस नेटवर्क के अंदर या इस सिमेंटिक नेटवर्क के अंदर मेरा वो पर्टिकुलर साउंड फाइल या वो टेक्स्ट कहाँ है। मुझे ह्यूरिस्टिक मॉडल बना के जब वो टेक्स्ट आएगा तो उससे रिलेटिव साउंड मैच कराना पड़ेगा, पैटर्न उसका उससे मैच कराना पड़ेगा, या वो साउंड आएगा तो उसका रिलेटिव टेक्स्ट उससे मैच कराना पड़ेगा। तो इसकी एल्गोरिथम वैसे बनेगी जैसे हमने ह्यूरिस्टिक मॉडल्स में पैटर्न रिकॉग्निशन की एल्गोरिथम्स पढ़ी हैं। बहुत सारी एल्गोरिथम्स हमने पढ़ी थी अलग अलग तरीके की, तो उन एल्गोरिथम्स में जो नोड्स थे, उन नोड्स में अब हमारा होगा टेक्स्ट और साउंड फाइल्स। अब इसमें कुछ लोग और भी जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, इस साउंड फाइल नॉर्मल की जगह वो फोनिम्स का इस्तेमाल करते हैं।
वो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। यानी इस ह्यूरिस्टिक मॉडल के साथ एकॉस्टिक मॉडल को भी जोड़कर प्रोग्रामिंग की जा रही है, तो वो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। पर हमें केवल कहाँ तक प्रोग्रामिंग करनी है, नोड्स में साउंड और टेक्स्ट फाइल करके पैटर्न मैच कराना है, कहाँ उसका पैटर्न मैच होगा और उसकी एल्गोरिथम सर्चिंग की किस तरीके से बनानी है। यह हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब ह्यूरिस्टिक सर्च पढ़ रहे थे तो अलग अलग तरह की एल्गोरिथम्स हमने देखी थी। अब ह्यूरिस्टिक सर्च पढ़ाते हुए मैंने बताया था ह्यूरिस्टिक्स का मतलब ही होता है जिसका कोई प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर या तरीका नहीं होता, उसे हम कहते हैं ह्यूरिस्टिक। तो यह जब मॉडल और इस तरह की मैं एल्गोरिथम्स बनाऊंगा तो पूरी आज़ादी रहती है मेरे पास कि मैं अपने प्रोग्रामिंग कैसे करनी है और साउंड और टेक्स्ट फाइल्स को किस तरीके से मिक्स मैच या पैटर्न रिकॉग्निशन उनका कराना है, HMM मॉडल में डाल के कराना है, न्यूरल नेटवर्क मॉडल में डाल के कराना है, सिमेंटिक नेटवर्क मॉडल में डाल के कराना है। वह पूरा काम मेरे ऊपर निर्भर रहता है। तो ये चीज़ आप लोग पढ़ चुके हो। नोट्स में हम साउंड और टेक्स्ट फाइल डालते हैं, जैसे वहाँ पे हमने खोज किया था एग्जाम्पल, अगर तुम्हें याद हो कि किसी आदमी को जंगल से निकलने के तरीके, तो हर नोड टेस्ट करेगा। उसी तरीके से जब राम कोई शब्द किसी ने बोला तो वो अब पूरे नेटवर्क में उस शब्द को खोजेगा और जहाँ जहाँ जिस जिस नोड में उसे वह शब्द मिलेगा, अगर HMM मॉडल में है तो जो हिडन लेयर में जो भी उसकी जानकारी है वो निकाल के दे देगा। तो हो सकता है राम की ऑडियो फाइल में तुमने हिडन लेवल में उसका टेक्स्ट फाइल राम डाल के रखी हो, वो तुम्हारी प्रोग्रामिंग पर है, या उसके वेट में तुमने राम डाल के रखा हो। जिस भी तरह जो स्ट्रक्चर अपना नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर बनता है, अब ये सारी चीज़ें मुझे उस स्ट्रक्चर में डालनी है। कैसे डालनी है ये प्रोग्रामर पर डिपेंड करेगा कि मैं नोड में टेक्स्ट में एक नोड में न्यूरल नेटवर्क मान लो मैं बना रहा हूँ इस तरीके का, और ये यहाँ पर मेरा टेक्स्ट है राम। ये न्यूरल नेटवर्क बनाना मैंने आप लोगों को उसका स्ट्रक्चर बताया था और इसके मल्टी आउटपुट हैं। तो अलग अलग यूज़र द्वारा राम कैसे बोला जाता है ये यहाँ फाइल्स में रहेगा, और फिर जो भी आपको आउटपुट जिनमें से जिसका भी जनरेट कराना होगा वो आउटपुट जनरेट कराओगे। तो इनपुट आया टेक्स्ट राम, यहाँ पैटर्न मैच हुआ, पैटर्न रिकॉग्निशन हुआ, चाहे न्यूरल नेटवर्क के ज़रिए चाहे HMM मॉडल के ज़रिए। हिडन मार्कोवा मॉडल होगा तो एक हिडन मॉडल और इसके बीच में होता है, और फिर वो आउटपुट जनरेट करके नेटवर्क ही दे देता है, हमें और कोई एक्स्ट्रा कार्य नहीं करना पड़ता। पर ये न्यूरल नेटवर्क बनाने में कितनी मेहनत लगती है, कितने एल्गोरिथम्स हमें जोड़ने पड़ते हैं, ये हम लास्ट ईयर देख चुके हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने टेक्स्ट ले लिया, यहाँ पे हमने साउंड ले लिया, यहाँ पे हमने आउटपुट दे दिया। इसी चीज़ को जब हमने उल्टा कर दिया तो ये स्पीच टू टेक्स्ट हो गया, और अगर हमने सीधा पढ़ा तो टेक्स्ट टू स्पीच हो गया। तो ये मॉडल्स हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, फजी लॉजिक्स के ज़रिए भी हम इसका काम कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा फजी लॉजिक्स क्या है, जिनका आंसर हम केवल हाँ या ना में नहीं दे सकते, यानी केवल बाइनरी में जिनका आंसर नहीं हो सकता उनको हम फजी लॉजिक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फजी लॉजिक्स में इसको बनाने का एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं टेम्पलेट बेस्ड, जो कई प्रोग्रामर्स बनाते हैं टेम्पलेट आधारित। तो हमने ऑलरेडी टेम्पलेट्स बना दिए साउंड फाइल्स के, टेक्स्ट फाइल्स के, और उनको मिक्स मैच करा दिया। अब वो बड़ा टेम्पलेट भी हो सकता है, जैसे रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को मैंने कह दिया कि मुझे भूख लगी है, इस तरीके का, मुझे खाना खाना है, मुझे घर जाना है, मैं थक गया। ऐसे टेम्पलेट बना बना के मैंने साउंड फाइल्स के रख दिए और उसका रिस्पेक्टिव टेक्स्ट भी उसी में डाल दिया।
तो ये काम स्क्रिप्टिंग का हम यहाँ पे करवा सकते हैं, जिसे हम टेक्निकली यहाँ पे टेम्पलेट कहते हैं, पर जब हमने एआई में बात की थी तो हमने उसे बोला था स्क्रिप्टिंग। तो नॉलेज बेस में भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं स्क्रिप्टिंग का, क्योंकि नॉलेज बेस का तो पार्ट ही है स्क्रिप्ट बनाना। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हो कि नॉलेज बेस में तो हम लोग स्क्रिप्ट बनाते ही हैं। ये भी आगे मैं आपको समझाता हूँ। तो ये फजी लॉजिक्स के, तो फजी लॉजिक्स में एक तरीका हो गया टेम्पलेट, दूसरा और भी कई तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हो। परसेप्शन बेस्ड मॉडल बना सकते हो और भी कॉम्प्लिकेटेड मॉडल्स बन सकते हैं, पर सबसे आसान मॉडल यही है कि हम न्यूरल नेटवर्क भी ना बनाए, HMM मॉडल भी ना बनाए, सिंपल सिमेंटिक नेटवर्क बनाए। पर फिर सिमेंटिक नेटवर्क कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नॉर्मल हमारे जो हमने पहले प्रोग्रामिंग की थी उनमें सिमेंटिक नेटवर्क एक अच्छा हमारे लिए यूज़ हो रहा था, अच्छे तरीके से हमारे लिए काम आ रहा था। पर यहाँ पर अगर हमें करना है तो सिमेंटिक नेटवर्क ना करके हम न्यूरल नेटवर्क बना लेते हैं। और भी बेहतर प्रोग्रामिंग अगर करनी है तो हिडन मॉडल में भी बहुत सारी जानकारियाँ डालकर उस साउंड फाइल के बारे में, अगर टेक्स्ट फाइल लिया तो टेक्स्ट फाइल के बारे में बहुत सारी हिडन लेवल पर वो जानकारियाँ देके हम एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, हिडन मोरकोवा मॉडल बनाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही राम टेक्स्ट आया वो हिडन मॉडल में गया, खूब सारे जो उसके आउटपुट हो सकते हैं उसने प्रोबेबिलिटी के आधार पर जो सबसे ज़्यादा पैटर्न मैच हुआ वो हमको आउटपुट में निकाल के दे दिया। यहाँ पे तुम बहुत सारे यूज़र से राम बुलवा के देख सकते हो। फोनिम्स के फोनेटिक्स के आधार पर भी इस मॉडल में तुम चीज़ें डाल सकते हो, जैसा भी तुम्हें ठीक लगे। पर ये कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो मैं वापस बता रहा हूँ, जो तुम देख चुके पिछली बार एल्गोरिथम्स बनाना, कि छोटे लेवल पे तो एल्गोरिथम तुम बना दोगे दो शब्द के लिए, एक सेंटेंस के लिए या 50-100 शब्द के लिए, पर पूरी नेचुरल लैंग्वेज के लिए बनाना यह काफ़ी कठिन कार्य होता है। इसलिए हम धीरे धीरे जितने ज़्यादा शब्द उसमें डालें उतना बेहतर होता है। तो स्पीच रिकॉग्निशन में अगर हमें बेस्ट तरीका इस्तेमाल करना है, जो कि अभी नई तकनीक में गूगल वगैरह कर रहे हैं, वो यही है अकॉस्टिक मॉडल, फोनेम्स वाला। यानी मुझे केवल डालना है शब्दों को बोलने का तरीका, वो मैं डाल सकता हूँ ए से लेके जेड तक, क से लेके गया तक, क पे आ की मानता लगी तो का की कऊ को के, बस इस तरह का फोनेम्स आधारित मशीन को ट्रेन करना है। और फोनेम्स आधारित अगर मशीन ट्रेन हो गई तो आगे कितना भी बड़ा टेक्स्ट हो वह अपने आप उस टेक्स्ट को पढ़ लेगी जिस तरीके से ह्यूमन पढ़ते हैं। तो ये सबसे एडवांस तरीका हुआ फोनेम्स का सिस्टम को बनाने के लिए, जो फ़िलहाल हमारे पास उपलब्ध है। आने वाले समय में और मॉडर्न और अच्छे तरीके इस्तेमाल होने लग जाएंगे, पर फिलहाल के लिए फोनेम्स का तरीका हमारे लिए बहुत अच्छा है। न्यूरल नेटवर्क का भी तरीका बहुत अच्छा है, पर ये बहुत बड़ा, बहुत समय कंज्यूमिंग है। फोनेम्स में हमें साउंड पर ज़्यादा कार्य करना पड़ता है, तो थोड़ा डिजिटल और एनालॉग कन्वर्जन भी पे काम करना पड़ जाता है थोड़े छोटे लेवल पर। और फिर कृत्रिम बुद्धि, डायरेक्ट एआई अप्रोच, जो हमने लास्ट ईयर पढ़ी है, रूल बेस्ड अप्रोच है। हमने रूल्स बनाए अलग अलग ट्रांसलेशन के लिए या स्पीच रिकॉग्निशन के लिए, नॉलेज बेस में उन सबको फिट किया। नॉलेज बेस बनाने के लिए हमने मिनिमम जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया वो है हमारी सिमेंटिक नेटवर्क हमने बनाना पड़ता है, हमें फ्रेम्स बनाने पड़ते हैं, हमें कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी बनानी पड़ती है और हमें स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है। तो मिनिमम ये चीज़ें तो मुझे नॉलेज बेस बनाने के लिए करनी पड़ती है। पर तुमने ये भी देखा है लास्ट ईयर में कि अगर एक अच्छा नॉलेज बेस मैंने बना दिया, एक बढ़िया नॉलेज बेस अगर हमने तैयार कर दिया, तो उसके बाद फिर हमें और किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम केवल इसी नॉलेज बेस्ड टेक्निक से ही पूरी की पूरा ट्रांसलेशन भी करवा सकते हैं, स्पीच टू टेक्स्ट रिकॉग्निशन भी करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्रिप्ट में हमने सारी फाइल्स डाल दी रोज़मर्रा के कार्यों के, फ्रेम्स में हमने सारे वो शब्द डाल दिए, जितने मैक्सिमम हम फ्रेम्स बनाएंगे, हमने सिमेंटिक नेटवर्क में भी देखा था कि जितने मैक्सिमम हमारे फ्रेम्स होते हैं उतने बढ़िया तरीके से
हमारा एआई सिस्टम डेवलप होता है। फ्रेम्स को भी हमने दो भागों में डिवाइड किया था। डिक्लरेटिव फ्रेम्स जो नॉर्मल किसी शब्द के बारे में सारी जानकारी दे देंगे, यहाँ आप शब्द के बारे में जानकारी के साथ साथ उसका रिस्पेक्टिव स्पीच या उसकी रिस्पेक्टिव टेक्स्ट भी उस फ्रेम में बना के डाल सकते हो। दूसरा प्रोसीजरल फ्रेम। अब ये प्रोसीजरल फ्रेम हमें कब काम में आएगा, जब हम क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम से करवाना चाहें। तो हमने प्रोसीजर पूरा डाल दिया। अब हमने सवाल पूछा मशीन से कि मेरा स्कूटर ख़राब हो गया है, मैं उसे कैसे ठीक करूं। लास्ट ईयर हमने टेक्स्ट देखा था और उस पर वो पूरा एग्जाम्पल लेकर देखा था। अब उसी टेक्स्ट की जगह हमने साउंड फाइल्स डाल दी। स्पीच आई, यूज़र ने हमारे सिस्टम ने उसको रिकॉग्नाइज करके सिस्टम में डाल दिया। एनालॉग डिजिटल कन्वर्जन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ सिस्टम में आ गई है वो स्पीच। हम उसके आगे की बात कर रहे हैं, जो एकॉस्टिक मॉडल या साउंड मॉडल के आगे की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसने बोला मुझे कि मेरा स्कूटर ख़राब हो गया है। हमने वही तरीके इस्तेमाल किए जो हमने लास्ट ईयर में पढ़े हैं। प्रोसीजरल फ्रेम्स, डिक्लेरेटिव फ्रेम्स। डिक्लेरेटिव से पहले स्कूटर निकाला, स्कूटर से उसके रिलेटिव जितने भी फ्रेम्स हैं प्रोसीजर के उनको एक्टिवेट किया और वहाँ से हमने उसे आंसर भी स्पीच फॉर्म में दिया। तो क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर डेवलप किया। अगर मैंने कृत्रिम बुद्धि एआई आधारित स्पीच रिकॉग्निशन तकनीक करवाई, तो ये अलग अलग तकनीक्स हैं जो आज तक के समय में इस्तेमाल हो रही हैं। सबसे आसान सिंपल कैटलॉगिंग, ये अभी भी तुम लोग बना के देख सकते हो अपने सिस्टम में, नॉर्मल डेटाबेस में बन जाएगी। तुमने चाहे .NET में बनाओगे, चाहे पाइथन में बनाओगे, चाहे जावा में बनाओगे, सिंपल बैक एंड फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग करनी है और ऑडियो फाइल अटैच करनी है। साउंड में मैं अभी तुम्हें नहीं कहूँगा जाने के लिए, क्योंकि इसमें डिजिटल और एनालॉग कन्वर्जन होगा, साइन वेव्स बनानी होगी, जो ज़्यादा काम उसमें फिजिक्स का आ जाएगा, तो उसमें अभी हमको नहीं पढ़ना है इतना। पैटर्न रिकॉग्निशन भी तुम बढ़िया से कर सकते हो, क्योंकि सिमेंटिक नेटवर्क बना सकते हो, न्यूरल नेटवर्क का भी स्ट्रक्चर तुम्हें पता है। तो छोटे लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पर तो ये भी नहीं करा पाओगे, पर छोटे लेवल पर ये भी एक बार ट्राई करके देख सकते हो। न्यूरल नेटवर्क बना के HMM मॉडल बनाना अभी फ़िलहाल मुश्किल होगा, और फजी लॉजिक्स भी बड़ी आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हो टेम्पलेट्स बना के। टेम्पलेट्स बनाना मोर और लेस स्क्रिप्टिंग ही है, जो हम स्क्रिप्टिंग में करते हैं वही चीज़ टेम्पलेट में कर रहे हैं, एक मॉडल के रूप में उसको डेवलप कर रहे हैं। और ये चीज़ तुम बहुत बार पढ़ चुके हो, थ्योरेटिकली तुम्हें पूरे अच्छे से समझ में आई है, ये मुझे पता है, पर इसको इम्प्लीमेंट करना और मशीन को इंटेलिजेंट बनाना कितना मुश्किल है ये मैं भी समझता हूँ और तुम लोग भी समझते हो। टाइम कंज्यूमिंग काम है, बहुत सारा डेटा, इंफॉर्मेशन और नॉलेज जब मैं सिस्टम में भरता हूँ तब मशीन बनती है इंटेलिजेंट, जो हमारा लास्ट एम है अपने सब्जेक्ट का। तो अगर मैं ये सिस्टम डेवलप कर लूँ तो मैं जो भी बोल रहा हूँ सिस्टम मेरी सारी बात समझ रहा है और मुझे आंसर भी मेरी ही भाषा में दे रहा है। तो मैं क्वेश्चन आंसरिंग भी अचीव करवा सकता हूँ अगर मैंने एआई का मॉडल इस्तेमाल किया। तो ये फ़िलहाल 4 मॉडल्स हैं। ये क्वेश्चन क्योंकि हमने अलग अलग क्लासेस में डिस्कस किया है, बड़ा क्वेश्चन है, अलग अलग, तो अगर इसको हमने तोड़कर भी बनाया तो भी लॉन्ग क्वेश्चंस में टूटेंगे, 2-3 बड़े क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। केवल अगर एक ही मॉडल आप समझाओगे तो वो भी आप एक 15 नंबर के क्वेश्चन के तौर पर समझा सकते हो, केवल एक मॉडल समझाओगे तो भी 15 नंबर का एक क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे इतने मॉडल्स हैं अलग अलग। इसके अलावा भी हमने जो पहले पढ़ा, इसकी हिस्ट्री अलग क्वेश्चन बन सकती है। तो स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच रिकॉग्निशन, स्पीच सेगमेंटेशन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे प्रोजेक्ट्स के लिहाज से भी, रिसर्च के लिहाज से भी, क्वेश्चन आंसर्स के लिहाज से भी। हमारा NLP में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक है उस लिहाज से भी स्पीच रिकॉग्निशन काफ़ी
इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे बहुत बढ़िया से आप लोग तैयार करेंगे। धन्यवाद।